साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल पर मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम आपको रूबरू करवाते हैं देश की उभरती हुई प्रतिभाओं से। जी हां, आज के हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजस्थान के 2 युवा किसानों से जो आसानी से बागवानी कर रहे हैं और साथ ही साथ अंतर फसलें करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। देश के बाकी युवाओं के लिए ये प्रेरणा बने हुए हैं। जी हाँ, अच्छी शिक्षा अर्जित करने के बाद भी इन्होंने नौकरी को नहीं चुना बल्कि खेती किसानी को चुना है और विशेषज्ञों के निर्देशन में इन्होंने सफलता भी हासिल की है। तो फिर आइए इनकी खेती की बारीकी को समझने के लिए चलते हैं राजस्थान के भरतपुर की ओर। राजस्थान में देश की 11% कृषि योग्य भूमि है और राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान का 60% क्षेत्र मरुस्थल और 10% क्षेत्र पर्वतीय है। ऐसे में यहाँ खेती करना आसान नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ के किसान इन हालातों का स्वागत कर विविध तरीके अपनाकर कृषि को संपन्न बना रहे हैं। यहाँ के अधिकतर किसान अनाज, दलहन, तिलहन, श्री अन्न, सब्जी फसलें लेते हैं। हालांकि कुछ किसान पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती भी अपना रहे हैं, जिसमें बेमौसम की सब्जियां और फल उत्पादन शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के नाम के साथ जुड़ा है मिर्च की खेती का नाम। राज्य में करीब 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्च की खेती होती है, जिसमें लगभग 27,000 मीट्रिक टन मिर्च का उत्पादन होता है। राजस्थान में जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली व भरतपुर मुख्य मिर्च उत्पादक जिले हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक देश के प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्य है, जहां देश का 75% उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान की मिर्च रंग और तीखेपन के लिए जानी जाती है। हमारे आज के सफल किसान तेजवीर जी अपने खेतों में प्रोटेक्टिव खेती अपना रहे हैं। इस समय उनके खेत में मिर्च के अलावा और भी फसलें लगी है। मिर्ची, टमाटर, गोभी और गेंदा की खेती के अलावा मैंने कुछ प्रोटेक्ट खेती करने की सोची। उसमें उद्यान के विभाग के अधिकारियों के संपर्क में आने से उन्होंने बताया कि आप प्रोटेक्ट खेती की ओर जाओ। मेरे को 2 सेमिनारों में भी बुलाया, 2 सेमिनार में भी गया। उनमें प्लास्टिक कल्चर एवं हॉर्टिकल्चर के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि मैं आज प्रोटेक्ट खेती की ओर जा रहा हूँ। तेजवीर ने वेटनरी के क्षेत्र में शिक्षा लेने के बावजूद खेती का रुख किया। तेजवीर इस समय करीब 15 बीघा जमीन में खेती करते हैं। इस समय उनके खेत में पपीता, मिर्च, तरबूज, टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। तेजवीर पारंपरिक फसलें भी लेते हैं, जिसमें गेहूं, बाजरा, तिल, सरसों की उपज शामिल है। लेकिन तेजवीर बागवानी करके काफी खुश है। इस समय वो अमरूद के खेत में पपीते की अतिरिक्त उपज भी ले रहे हैं। 2 कतारों के बीच के स्थान का उपयोग वो गेंदा और टमाटर लगाकर कर रहे हैं। ऐसे में जब तक पपीते की फसल तैयार होगी, तब तक तेजवीर इन फसलों से मुनाफा कमा चुके होंगे। मैं इन स्थान से रोजगार पाने के लिए सर्वप्रथम मैं यहाँ के सेमिनारों में भी गया। जॉइंट डायरेक्टर साहब योगेश शर्मा जी, उनके संपर्क में भी आया। उन्होंने कई प्रोग्रामों में मेरे को ले गए और सेमिनारों में और कई विजिट कराए। उन्होंने देखा, मेरे को समझवाया और दिखवाया भी
कि ये इस तरीके से खेती की जाती है। पॉली हाउस की और नेट हाउस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप संरक्षित खेती कर सकते हैं उसके बारे में समझाया। अब मैंने उसकी फाइल आगे भी बढ़ा दी है और मैं संरक्षित खेती करना चाह रहा हूँ। युवाओं के लिए प्रेरणा ये देना चाहूँगा, खुद आत्मनिर्भर बने। मैंने यहाँ किसानों के लिए या किसान जो खेती कर रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत छोड़ना चाहूँगा कि मैंने यहाँ खेती की है, उसके बाद यहाँ पर मेरे यहाँ वर्करों का रोजगार भी है, रोजगार के स्रोत भी खुल गए हैं। यहाँ पर 10-15 रोज वर्कर डेली वर्क कर रहे हैं और मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, जिससे कि मैं यहाँ के किसानों को बहुत अच्छा रोजगार देने के लिए सक्षम हो गया हूँ। प्रोटेक्टिव खेती का आइडिया इन्हें कैसे आया और उद्यानिकी विभाग ने कैसे इनकी सहायता की, आइए जानने के लिए चलते हैं भरतपुर उद्यानिकी विभाग के संयुक्त निदेशक के पास। आज हम विजयपुरा में श्री तेजवीर जी के किसान खेत पर आए हुए हैं। वेटरनरी ऑफिसर की डिग्री ली हुई है BBSc एंड AH, लेकिन इन्होंने इच्छा जाहिर की कि साहब मैं उद्यानिकी में खेतीबाड़ी में कुछ नया करना चाहता हूं। तो हमारे कृषि अधिकारी हरिंदर सिंह जी से इनका संपर्क हुआ और इन्होंने धीरे धीरे उद्यानिकी फसलों की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। 2 महीने पहले हमारे यहाँ सेमिनार हुई हॉर्टिकल्चर की, उसमें ये आई ट्रेनिंग में, तो हमारे से संपर्क हुआ। तो हम इनको सलाह देते हैं और मैं सभी किसानों से निवेदन करूँगा कि मेरी सलाह पर ध्यान दें कि फसल विविधीकरण, जिसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, उसके तहत आप खेतीबाड़ी में जो अनाज वाली फसलें पैदा कर रहे हैं उनके साथ साथ उद्यानिकी फसलों पर भी जाएं। विशेष रूप से बगीचों के लिए, बगीचा आप लगाते हैं तो 3 से 4 साल के बाद उसमें फल मिलते हैं। हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि 3 साल 4 साल बाद अगर फल मिलेंगे तो किसान इस दौरान क्या करेगा, तो उन बगीचों के बीच में हम 2-2 लाइनें 2-2 मीटर पर पपीते के पौधों की लगवा देते हैं, क्योंकि पपीता लगाने के 8 से 9 महीने के बाद में पपीते के फल आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो मुख्य फसल है, चाहे वो अमरूद का बगीचा हो, अनार का बगीचा हो, आंवले का बगीचा हो, बेर का बगीचा हो, उनमें जब फल आएंगे उससे पहले हमें अमरूद से आमदनी मिलती चली जाएगी। अब प्रश्न पैदा होता है कि 8 महीने 9 महीने में जो पपीते से फल आएंगे तो उस दौरान क्या करें। तो उस दौरान आप जो है सब्जी वाली फसलें, जो नीचे बेल वाली फसलें हैं, वो ले सकते हैं। ऐसी फसलें नहीं लें जिनसे पौधे जो है वो ढक जाएं और पौधों से बड़ी फसलें हो जाएं। तो ये तेजवीर जी ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है ये 1500 पौधे पपीते के लगाए हुए हैं और पपीते में अब फल आना शुरू हुए हैं। तो इस अवधि से पहले इन्होंने इसमें टमाटर लगाए और गेंदा लगाए। गेंदा से, टमाटर से अच्छी कमाई कर चुके हैं और अब पपीता आना शुरू हो गए हैं। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब 1500 पौधे हैं तो मुझे कम से कम नहीं 8-10 लाख रुपए इन पपीतों से मुझे आमदनी मिल जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि उद्यानिकी विभाग कैसे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रयास कर रहा है। आज से करीब 6-7 महीने पहले ये हमारे किसान तेजवीर सिंह जी मेरे संपर्क में आए। ड्रैगन फ्रूट लगाने की इन्होंने इच्छा जाहिर की थी। मैंने इनको समझाया, ड्रैगन फ्रूट को नाप ना करके पहले अपन जो हॉर्टिकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं, उद्यान की गतिविधि हैं, पपीता है, सब्जियां हैं, उनके बारे में इनको जानकारी दी और जानकारी देने के उपरांत इनको खेत पर ही पपीते की पौध तैयार करवाई, मिर्च की पौध तैयार करवाई और गेंदे की पौध तैयार करवाई, गोभी की पौध तैयार करवाई, भिंडी की पौध तैयार करवाई। इनको खेत पर ही ये पौधे तैयार करवाई और फिर खेत में ही पपीते ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद इंटरक्रॉपिंग में इनको पपीता लगवाया, वो गेंदा लगवाया, मिर्ची लगवाई, टमाटर लगवाया। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम आपको ऐसे ही एक और सफल किसान से जरूर मिलवाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मन की बात है जन जन की, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के विशेष रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और एक और सफल किसान राजवीर जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। राजवीर जी वैसे तो 2005 से खेती में किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि शिक्षा लेने के बाद उन्होंने कई जगह अलग अलग काम किए ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन कई जगह प्रयास करने के बाद राजवीर को अपने खेत ही रास आए। किसान का बेटा होने के नाते उन्होंने खेत में वापसी की और प्रयोगात्मक खेती को चुना और नुकसान की आशंका को कम करते हुए बहुफसली खेती करने लगे। मैं करीब 2005 से मतलब कार्य कर रहा हूँ खेती का। पहले मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई छोड़ने के बाद में और भी काम किए। उनको मतलब मेरा मन नहीं लगा। मैं मतलब कृषक हूँ और किसान का बेटा हूँ, तो मेरा मतलब विचार ये आया कि मुझे खेती में हमारे जो ये है खेती, इसको मतलब लाभ का धंधा बनाना है। तो मुझे इनके मतलब बहुत ही गहराई से जानने के लिए और मैंने खेती को चुना। और उसमें मैंने जैसे अपनी सीरियल क्रॉप है, बागवानी क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, इनको मतलब जाना कि कोई किस में लाभ का धंधा है। तो वेजिटेबल में लाभ का धंधा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भाव ना मिलना या मौसम की मार, कई चीज़ों से प्रभावित होके और हमें कभी कभी मतलब नुकसान भी होता है। तो हम एक साथ मतलब एक फसल को ना लेके कई फसलों को करें जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिले। जैसे वेजिटेबल भी लगाएं, बागवानी भी लगाएं, सीरियल क्रॉप भी लगाएं और इनको हम अच्छे से समझें। और जो नई तकनीकी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाएं और उनको मतलब अपने कृषि में मतलब सम्मिलित करें, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। किसानों को सफल बनाने में हमारी सरकार का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। जी हाँ, किसान योजनाओं का लाभ लेकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान में खेती के लिए सबसे चुनौती भरा है पर्याप्त पानी का होना। इसके लिए ज्यादातर किसान जल संचय तकनीक को अपनाते हैं और बूंद बूंद सिंचाई करके फसल की प्यास बुझाते हैं। इस संदर्भ में राजवीर सरकार की योजनाओं को प्रभावी मानते हैं, लेकिन सही समस्या के लिए सही योजना का लाभ कैसे मिले, इसके लिए राजवीर ने कृषि विभाग में संपर्क किया और कई बार नुकसान उठा चुके राजवीर सफलता का स्वाद चख रहे हैं। अब जैसे बहुत सारी योजना है, जैसे ड्रिप योजना है, उससे क्या है कि बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और उससे जैसे हमें खाद देने में थोड़े खाद से ही ज़्यादा मतलब उसमें मुनाफा मिलता है। तो ऐसे मल्च है, लो टनल है, ये हमें प्रकृति के जो प्रकोप हैं उनसे बचाते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने बारीकी से जाना और पहले मैं जब खेती करना स्टार्ट किया था तो ये जो योजना है इनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमने मतलब बहुत सारे घाटे खाए, खेती में हमने कई बार घाटे खाए। फिर हमें विभाग का संपर्क हुआ, तो विभाग के संपर्क में आने से हमने मतलब योजनाओं का लाभ लेना शुरू किया। विभाग में हमें सर्वप्रथम जनकराज जी मीणा हैं, पप्पू ग्राम सेवक हैं, उनसे संपर्क हुआ। उनके बाद में हम धीरे धीरे फिर विभाग की ओर मुड़ गए, क्योंकि हमें उनसे लाभ हुआ जो योजना है।
राजस्थान में गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, दोनों ही हमारी फसलों पर खासा असर डालते हैं। ऐसे में राजवीर जी कैसे अपनी पपीते की फसल को सुरक्षा दे रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पे हमने मतलब ये वेजिटेबल और पपीता इसको मतलब बुवाई किया है। तेजवीर सिंह के खेत हैं, उनमें हमने विजयपुरा गांव में पपीता, मिर्ची, टमाटर, तरबूज ये लगवाए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या क्या होती है, जैसे पपीता है, ये पपीता 12 महीने की फसल है, इसको सभी मतलब मौसम से गुजरना पड़ता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो हमारे उत्तर भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है ये होती है कि पपीते के लिए अनुकूल नहीं है, जो परिस्थिति है वो पपीते के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे दिसंबर जनवरी का महीना है तो वो मतलब सर्दी को पाला है वो उसको जला देती है, तो किसान जैसे प्रयास करते हैं लेकिन वो विफल हो जाते हैं। इधर मई जून का जो महीना है इसमें लू ज़्यादा चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बागवानी का इसका एरिया जैसे कोई थोड़े एरिया में है तो ज़्यादातर मोटी फसल पे ही चलते हैं किसान, जैसे गेहूँ, सरसों। तो वो एरिया मतलब सपाट हो जाता है मई जून के महीने में, क्योंकि हरियाली नहीं होती है। तो मई जून के महीने में गर्मी से पौधों को कैसे बचाएं, इसके लिए विभाग ने बताया है कि मतलब जैसे लो टनल है, लो टनल का इस्तेमाल किया जाए, और सर्दी में बचाने के लिए जैसे लो टनल का इस्तेमाल किया जाए, मल्च का इस्तेमाल किया जाए। सर्दियों में पपीते को सर्दी से बचाने के लिए हम जैसे जब भी पपीता लगाएं तो उसको ड्रिप और मल्च से ही लगाएं, और उसके बाद में जैसे सर्दी जब आए तो उसको लो टनल से कवर करें। तो उससे क्या है कि मौसम का जो प्रभाव है वो मतलब फसल पे नहीं आएगा, फसल अच्छी होगी, स्वस्थ रहेगी, कीट पतंगे नहीं आएंगे। कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद राजवीर जी से और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ठंडे अंतरिक्ष में घूमती पृथ्वी का बाहरी वातावरण इतना गर्म क्यों? हमारी धरती की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर के बारे में विस्तार से जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था ना कि राजवीर जी के पास फिर से चलेंगे और कुछ रोचक जानकारियां उनसे हासिल करेंगे। तो फिर आइए, देर किस बात की है, फिर से रुख करते हैं भरतपुर का। परंपरागत फसलों से भरा राजवीर जी का खेत अब बागवानी उपज देने को तैयार है। वो बताते हैं कि खेती में उन्हें करीब 18 साल का अनुभव कई उतार चढ़ाव का गवाह है। इसीलिए अब उनकी कृषि इतनी परिपक्व हो गई है कि नुकसान की आशंकाएं साल दर साल घटती जा रही हैं। राजवीर अपने अनुभवों को खुद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि आसपास के किसानों से साझा करते हैं। इतना ही नहीं, खेती के क्षेत्र में आने वाली नई तकनीकों, उपकरणों, योजनाओं और उर्वरक की जानकारी देते हैं, जिससे कृषि से अधिक लाभ लिया जा सके। खेती का एक लाभ का धंधा है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी के साथ करें। जिससे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आज का जो युवा है उसके पास में दिमाग की कमी नहीं है, बशर्ते बस यही है कि वो टेक्नोलॉजी पे आए। जैसे मेहनत है, अब मैंने खुद अपने में अनुभव किया है कि ड्रिप है, हमने एक बार ड्रिप लगा दिया, ड्रिप लगाने के बाद में एक बार खेत में हमने स्थापित कर दिया, तो जितना जैसे 4 साल 3 साल जितना भी फसल रहेगी, जब तक हमें उसमें कभी वर्क नहीं करना पड़ेगा, पानी नहीं देना पड़ेगा, ड्रिप चला दो बस और पानी ऑटोमेटिक लग जाता है, और पानी डायरेक्ट पौधे के संपर्क में आता है। और इसमें एक संयंत्र होता है बेंचुरी जिसको बोलते हैं, उसको मतलब हम जैसे खाद को घोल के, दवाई को घोल के और उस बेंचुरी से चला दो, पूरा मतलब जो खाद पानी है वो सब पौधों के पास में आएगा डायरेक्ट संपर्क में। तो वो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और मेरा मतलब प्रत्येक युवा से ये है कि मतलब खेती को लाभ का धंधा है, इसको मतलब अच्छे से समझ के करेंगे ना तो ये लाभ का धंधा है।
तेजवीर और राजवीर के सपने को सच करने में भरतपुर के उद्यानिकी विभाग ने अहम भूमिका निभाई है। ये विभाग और किस तरह से किसानों को मार्गदर्शन दे रहा है, आइए जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा तेजवीर जी से और सभी किसान भाइयों से कि केवल यहीं तक सीमित नहीं रहें, इसको आगे बढ़ाएं। समय आ गया है हाईटेक का, तो हाईटेक में आप पॉली हाउस भी लगा सकते हैं, शेड हाउस भी लगा सकते हैं। हालांकि ये लो टनल और मल्चिंग ड्रिप है, ये पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन हाउस एक ऐसा हमारा जो है थ्योरी है, हमारी ऐसी सिद्धांत है कि ग्रीन हाउस लगाने से आपको बहुत कम क्षेत्र में ज़्यादा आमदनी मिलेगी। भरतपुर जिले में हमारे कई किसान हैं जो 1 एकड़ ग्रीन हाउस से, 4000 वर्ग मीटर के ग्रीन हाउस से 8 से 10 लाख रुपए साल में कमा रहे हैं। हमने इनको विजिट करवाया और विजिट करवाने के बाद इन्होंने महसूस किया कि साहब ग्रीन हाउस निश्चित रूप से इससे भी ज़्यादा लाभदायक चीज़ है हमारे लिए। जानकारी देने के साथ साथ लोगों को दिखाएं कि कैसे होता है और ये आपके क्षेत्र में हो रहा है, हमारे तेजवीर जी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम अपने मिशन में कामयाब होंगे और जो सरकारी योजना है उनको प्रचार प्रसार करेंगे और आगे बढ़ा पाएंगे, और किसान भी इस क्षेत्र के जो हैं निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। खेती एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीमित सीमाएं हैं। परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेकर हमारे किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं और सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं, और साथ ही साथ कई हजारों किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं जो कम उपज और कम लागत को लेकर परेशान हैं। हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दिखाई गई प्रेरणादायी कहानी से आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आपको बताएं आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी आज के हमारे दोनों सफल युवा किसानों से मिलकर। आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं, रुक कर सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल का। साथ ही अगर ऐसी ही कोई दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। इसके साथ आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।